अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी पार्ट 2 शुरू किया था। इसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देख ली थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्क छोटे मोटे देख लिए थे, ये सब है ना। ये सब हम लोग देख चुके थे, अलग अलग पॉइंट्स, कुछ एग्जांपल भी कर लिए थे, ये सारे बेसिक एग्जांपल्स देख चुके थे। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोग समझ चुके थे, हम लोगों ने इस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने ट्राई कर लिए थे। ये वाला क्वेश्चन जिसमें थोड़ा मेहनत था, ये भी हमने कर लिया था। अब हम लोगों को वर्क डन बाय एरिया अंडर, ये भी हमने कर लिया था ना। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व से वर्क निकालना था हमने कि नहीं निकाला था? निकाल लिया था मेरे ख्याल से। हमें पढ़ना था वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। देखो भाई, क्या था कि जो नेट इंटरनल फोर्स होता है वो कितना होता है? तो नेट इंटरनल फोर्स होता है 0, ठीक है बेटा। नेट इंटरनल फोर्स होता है 0। इसलिए क्या मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में, फिर भी वापस ले रहा हूं। वर्क डन बाय नेट इंटरनल फोर्स 0 होगा, ये हम नहीं कह सकते। इसके लिए मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। इन दोनों को मिला के हमने सिस्टम मान लिया। सिस्टम मेरा है ए प्लस बी। अब आप बोलोगे सर सिस्टम क्यों लिया? क्योंकि मैं इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। इंटरनल फोर्सेस तब तक डिफाइन कैसे करोगे जब तक सिस्टम नहीं लोगे। तो हम लोगों ने सिस्टम ले लिया ऑब्जेक्ट ए प्लस इस ऑब्जेक्ट बी को। हमने देखा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे में फोर्स लगाते हैं, एफ और माइनस एफ। अगर इसको एफ वेक्टर बोल रहा हूँ तो ये मेरा माइनस एफ वेक्टर है। नेट फोर्स कितना है? 0 है। बट इस वजह से क्या हुआ, ए का डिस्प्लेसमेंट हो गया S1 वेक्टर और B का डिस्प्लेसमेंट हो गया S2 वेक्टर। एक सेकंड, ए और बी दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गया। अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है तो हम कहेंगे कि जो वर्क है, वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट S1 वेक्टर प्लस माइनस एफ वेक्टर डॉट S2 वेक्टर, दैट इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट S1 वेक्टर माइनस S2 वेक्टर। नाउ इफ S1 वेक्टर इज इक्वल टू S2 वेक्टर, ये कौन सा वर्क है? इंटरनल वर्क है। इफ S1 वेक्टर इज इक्वल टू S2 वेक्टर देन वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट अदरवाइज नेट इंटरनल फोर्स नीड नॉट टू बी 0। कहने का मतलब ये है कि अगर हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है, हर एक पार्टिकल, सिस्टम के हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है, तो उस केस में इंटरनल फोर्स 0 वर्क करे ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये बोल सकते हैं, इफ configuration shape size of system, configuration of system मतलब relative position shape size changes, if configuration of system changes then work done by internal force is not equal to 0, ठीक है। तो ऐसे केस में इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 नहीं होगा अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम चेंज होता है। तो यहां से मुझे लगा यार हमने कुछ तो पढ़ा था ऐसा जो कि कॉन्फ़िगरेशन में या फिर रिलेटिव पोजीशन से या फिर शेप और साइज से डिफाइन होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी की याद आई, ठीक है। ये लाइन पढ़ के मुझे पोटेंशियल एनर्जी याद आया, तो मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी आखिर होती क्या थी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती थी एनर्जी बाय virtue of, energy by virtue of
relative position or shape, size and configuration of particles of a सिस्टम, इसको कहते थे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, इसको सब लोग कॉपी कर लेंगे एक बार। आप सब लोग मेरे साथ चैट कर सकते हो, अगर किसी को डाउट वाउट हो तो चैट करके पूछ सकते हो, नहीं तो हैंड रेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये लिख लो, फिर इसको मिटा के मैं शॉर्ट में लिखाऊंगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? बेसिकली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, शेप, साइज, रिलेटिव पोजीशन सब कुछ आ गया। ठीक है, तो एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बारे में कुछ खास बातें हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये होता क्या है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, मैंने ऑलरेडी सिस्टम वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, है ना, मतलब इट इज डिफाइंड ओनली फॉर अ सिस्टम एंड नॉट एन ऑब्जेक्ट। जो आप बचपन से पढ़ रहे हो ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? ये पढ़ा है, हाँ या ना? चैट में बता दो, ये पढ़ा है ना? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh। ये गलत है, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट का होता ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है। बचपन से तो पढ़ो ना क्लास 9 से, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर एक ऑब्जेक्ट की हाइट h है, मास m का ऑब्जेक्ट है, हाइट h पे रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। तो ये जो mgh पोटेंशियल एनर्जी है, उस ऑब्जेक्ट की नहीं होती बेटा, पहले बता देता हूँ, ये आप गलत पढ़ रहे थे क्लास 9 से, आप सही कर लेंगे उसको। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर अ सिस्टम एंड नॉट फॉर एन ऑब्जेक्ट। कैसे डिफाइंड होता है? सबसे पहली बात, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते। यू कैन ओनली मेजर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, कुछ नहीं होता। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज हम लोग नहीं मेजर कर सकते, हम सिर्फ इसमें चेंज निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें एक रेफरेंस लेवल की जरूरत होती है। उस रेफरेंस लेवल पे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर लेवल पे आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी 0 है, आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान नहीं सकते। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है तो यू स्टार बोल देता हूं मैं इसको, ये यू स्टार कितना है पता नहीं इससे, लेकिन जब आपने h हाइट ऊपर ब्लॉक रखा है तो आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी किसका मुझे नहीं मालूम, पोटेंशियल एनर्जी जो है U इज इक्वल टू mgh पढ़ा था आपने। बेसिकली आपने बोला था रेफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर। बेसिकली क्या हुआ है, हम लोग यहां से लेकर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस निकाले, U स्टार प्लस डेल्टा U, हम लोग सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाले और हमने देखा U स्टार प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू U स्टार प्लस mgh। हमने बोला यार U स्टार हम निकाल तो सकते नहीं, लेट्स एज्यूम दैट U स्टार टू बी 0, इसको हम लोगों ने रेफरेंस लेवल मान लिया। तो यहां पे कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू U स्टार प्लस mgh, दैट इज mgh। ठीक है, ये अज्यूम्ड है, ये कहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं, ये हम अज्यूम करते हैं। क्यों, हम चेंज निकाल नहीं सकते, तो किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी मान लो, दूसरी जगह का अपने आप हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बेटा सिस्टम की होती है, मैं वापस इस पॉइंट पे आ रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, सिस्टम की होती है, ऑब्जेक्ट की नहीं होती। जब आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जो आपने पढ़ा ना पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ये mgh पोटेंशियल एनर्जी नहीं है बल्कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना। लेकिन ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, इस ब्लॉक की नहीं है। दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम। अगर आप अर्थ को सिस्टम में नहीं लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर पाओगे mgh। ठीक है,
जब भी हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, वी हैव ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ब्लॉक की नहीं है बल्कि ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम की है। ठीक है बेटा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, इसके बिना पोटेंशियल एनर्जी आपको कभी समझ में नहीं आएगी, कभी आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर अ सिस्टम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से सब लोग ध्यान रखेंगे, इसको मैं कितना भी स्ट्रेस करूं आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ। ठीक है, ब्लॉक प्लस अर्थ डज नॉट मीन अर्थ इज सिस्टम, अर्थ के साथ ब्लॉक को इंक्लूड करके सिस्टम बनाया, जैसे मैंने यहां पर ये वाला ऑब्जेक्ट प्लस ये वाला ऑब्जेक्ट मिलाकर एक सिस्टम बनाया है, वैसे ही ब्लॉक प्लस अर्थ को मिलाकर एक सिस्टम बनाया है। ठीक है, अर्थ इज नॉट, ब्लॉक इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्थ। ओके, तो एक सेकंड, ये कुछ तो लफड़ा हुआ है। अच्छा, हम लोगों ने बाकी चीजें देख ली, एक छोटी सी चीज नहीं देखी है, दैट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा डेफिनेशन है, मैथमेटिकल पोटेंशियल एनर्जी का एक सिंपल सा मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर नहीं सकते, क्या डिफाइन करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैथमेटिक्स में या हम लोगों ने फिजिक्स में मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया डेल्टा यू को। डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू किसके लिए डिफाइंड है, हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइंड है, ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी नहीं होता। तो डेल्टा यू सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, इंटरनल फोर्स तभी आएगा जब सिस्टम होगा, तो जब तक सिस्टम डिफाइन नहीं करोगे तब तक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर ही नहीं सकते, है ना। और उसमें भी कौन सा वर्क, कौन सा फोर्स यूज होना चाहिए, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने पढ़ाया था ना कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी कभी डिफाइंड ही नहीं है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बता दो फटाफट, पढ़ाया था, भूल गए, देखो कहाँ गया, हाँ, क्या लिखाया था, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज वैलिड, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट वैलिड। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है बेटा, ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। सबसे पहले तो सिर्फ सिस्टम के लिए है, दूसरा सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है, और डिफाइंड कैसे है, माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। डेल्टा यू सिस्टम इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, जो हमने यहां पर सिचुएशन लिया था, इसमें हमारा जो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स कितना आया था, एफ वेक्टर डॉट एस वन वेक्टर माइनस एस टू वेक्टर आया था, है ना। तो आपका अगर ये आगे चला जाता है S1 से या पीछे इधर लेफ्ट में चला जाता है S2 से, तो आपका वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इतना हो गया, मान लेते हैं फोर्स कंजर्वेटिव है, तो ऐसे में आपका डेल्टा यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू इसका नेगेटिव माइनस एफ वेक्टर डॉट S1 वेक्टर डॉट माइनस S2 वेक्टर, माइनस अंदर ले जाओगे तो एफ वेक्टर डॉट S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा इंटरनल कंजर्वेटिव सॉरी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है सिस्टम का। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को तो मेजर कर ही नहीं सकते, उसके लिए हमें एक रेफरेंस लेवल मानना पड़ता है। ठीक है बेटा,
अब देखो, हम अब अलग अलग तरीके की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे बेसिक लेवल पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वैसे थोड़ी और बड़ी होती है, बट हम लोग यहाँ पे एक सिंपल जो हमने mgh डिफाइन किया था बचपन में, उसको एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे। देखिए, ये अर्थ है, इसके ऊपर ये ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक को मैं नीचे से ऊपर लेके गया बाय हाइट h, इसका मास m दे रखा है आपको। इस पूरे रास्ते में अर्थ जो है इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था mg। हम मान रहे हैं h जो है बहुत छोटा है, जिससे कि g कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं अपने सिस्टम को सिर्फ ब्लॉक ले लूंगा, अर्थ को अगर इंक्लूड नहीं करता हूं, तो F इंटरनल इज नथिंग, कोई है ही नहीं इंटरनल फोर्स, इसलिए वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स आपका 0 होगा, ठीक है बेटा। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स 0 हो गया, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अगर आप सिर्फ ब्लॉक को अपना सिस्टम कंसीडर करते हो, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक को अपना सिस्टम कंसीडर करते हो, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। बट अगर मैं सिस्टम को ले लेता हूं ब्लॉक प्लस अर्थ, तो ये जो mg है, ये जो mg है, नाउ दिस mg इज योर इंटरनल फोर्स, क्योंकि ये अर्थ ने ब्लॉक पे लगाया है। ब्लॉक भी अर्थ पे लगा रहा होगा, बट अर्थ का मूवमेंट जो है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए mg जो है वो कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। हम कहेंगे देयरफॉर एक सिस्टम के लिए जो ब्लॉक फॉर अर्थ है, सर देयरफॉर छोड़ो, mg क्या है? इंटरनल फोर्स। दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस mgh। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स कितना हो गया? माइनस mgh हो गया, क्या बेटा? अब क्योंकि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स माइनस mgh हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस mgh। नाउ अगर मैं इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लूं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को u मान लूं, तो क्या बोलूंगा? देयरफॉर u माइनस 0 इज इक्वल टू mgh, दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला mgh डिराइव होता है। समझ में आया कि नहीं आया ये? समझ में आया? जब तक आप एग्जैक्टली रेफरेंस लेवल डिफाइन नहीं करोगे, तब तक आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो एक बार चैट में बता देंगे मेरे को, नहीं तो किसी ने मुझे मैसेज किया क्या व्हाट्सएप पर? फर्स्ट केस, व्हाई इज इट 0? बिकॉज इन द फर्स्ट केस देर इज नो इंटरनल फोर्स, हमारा सिस्टम सिर्फ ब्लॉक है, mg एक्सटर्नल फोर्स हो गया, है ना? mg इज द एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनली कोई फोर्स लगी नहीं रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगी? किसी की वजह से नहीं आएगी, तो हम लोगों ने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला 0। इन द सेकेंड केस आर सिस्टम इज ब्लॉक प्लस अर्थ, ब्लॉक प्लस अर्थ दोनों को मिला के हम लोगों ने अपना सिस्टम एज्यूम किया है। अगर ब्लॉक और अर्थ दोनों को मिला के मैं सिस्टम एज्यूम करता हूं, तो मैंने क्या देखा? ब्लॉक और अर्थ दोनों को मिला के अगर मैं सिस्टम एज्यूम करता हूं, तो ये जो mg है, क्या हुआ है? ब्लॉक पर mg फोर्स नीचे की तरफ अर्थ ने लगाया है, ब्लॉक ने अर्थ पे सेम mg फोर्स ऊपर लगाया होगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये mg आपका अब इंटरनल फोर्स हो गया है, इसलिए अब ये जो वर्क करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए अब ये जो वर्क करेगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। क्या हो जाएगा? mg इज इंटरनल कंजर्वेटिव force. Therefore, now the work done by mg will be work done by internal conservative force, that is change in potential energy of system will be minus times work done by internal conservative force, that is minus times work done by gravity. और work done by gravity कितना है? mg नीचे h ऊपर माइनस mg h। सुष्मिता समझ में आया कि नहीं आया ये?
ओके, आगे से अगर कोई डाउट हो तो हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, फिर डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, mgh हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ ये mgh? जब तक आपने अर्थ को सिस्टम के अंदर नहीं लिया तब तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं हुई। अर्थ को सिस्टम में लेने के बाद ही आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पा रहे हो। इसलिए अगर आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, तो ये सेंटेंस ऑल्दो वाइडली एक्सेप्टेड है बट टेक्निकली गलत है, ठीक है। समझ में आई बात? वो पोटेंशियल एनर्जी mgh ब्लॉक की नहीं है बल्कि ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम की है, ठीक है। अब देखते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में हमने बोला यार सबसे पहले एक रेफरेंस लेवल डिफाइन करते हैं, एक रेफरेंस लेंथ डिफाइन करते हैं। तो हमने बोला रेफरेंस लेवल इज नेचुरल लेंथ। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होता है, when length of spring L is equal to its natural length L naught, potential energy is equal to 0, है ना। So what will be the potential energy when extension is equal to x और length L is equal to L naught plus x? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया बात? हमारा सिस्टम यहां पर स्प्रिंग ही है क्योंकि स्प्रिंग खुद ही अपना फोर्स लगा ले रहा है ना। या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान लो आप। वैसे तो स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती है एनर्जी, इसलिए ब्लॉक को लेने की जरूरत नहीं है। पर ये मेरा स्प्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ L नॉट है, ठीक है। इसमें हमने एक ब्लॉक लगा रखा है, या ब्लॉक, चलो ब्लॉक लगा देते हैं। और हमने इसको पुल किया, पुल करके हम इसको एक्सटेंड करके लेके चले गए हैं यहां तक। ये जो एक्सटेंशन आया है दिस इज x, ठीक है। स्प्रिंग जो है इधर इधर फोर्स लगा रहा है F, है ना। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले इसी चैप्टर के पिछले पार्ट में। कितना होता है वो, -12 kx² होता है। दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज इक्वल टू, that is equal to minus work done by spring, that is equal to half kx², ठीक है। अब हम लोगों ने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रखा था क्योंकि हम लोगों ने रेफरेंस लेवल कहां मान रखा है, नेचुरल लेंथ पे मान रखा है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी u माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ kx²। दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू हाफ kx²। इस तरीके से ग्रेविटेशन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है हाफ kx²। स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी डिफाइन होती है हाफ kx², ठीक है बेटा। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की नहीं होती। तो देखो यहाँ क्या, स्प्रिंग में मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, खूब सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। जब स्प्रिंग को एक्सटेंड किया तो उन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसी वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, उसकी वजह से, वो इंटरनल फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली स्प्रिंग अपने आप में एक सिस्टम है छोटे छोटे पार्टिकल्स का। उन पार्टिकल्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है हाफ kx², ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हो गई नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब देखते हैं हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क एनर्जी थ्योरम। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बट अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बिना इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको कर ही नहीं पाओगे इससे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ लोगों ने क्लास 9 10 में पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि
वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए भी ट्रू है, ये सिस्टम के लिए भी ट्रू है। वैसे डिफाइंड ये जो बेसिक डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है ऑब्जेक्ट के लिए। बेसिक थ्योरम किसके लिए दी गई है? ऑब्जेक्ट के लिए, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। असली में क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम सिस्टम के लिए इसको एक्सटेंड करेंगे तो बिल्कुल ऐसे कैसे लग जाता है, इसलिए मैंने ये भी बता दिया। वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। और सिस्टम क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है तो ओवरऑल सिस्टम के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो हम प्रूफ करेंगे पहले फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर प्रूफ करेंगे फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। अच्छा, पिछले वाला पेज अगर कॉपी नहीं किया तो देख लो एक बार फटाफट, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। ले लिया? ओके। नहीं हुआ? फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ हम प्रूफ करेंगे पहले फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसके लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास एक अपना छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास है m। इस पे हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया है F वेक्टर। ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, जिसकी वजह से इसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाता है a। तो हम कह सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं लेट्स से ये इनिशियली जा रहा है वेलोसिटी u वेक्टर से, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी जाती है v वेक्टर। तो हमारे पास जो न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो कहती है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा, हाँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा सिस्टम कहता है। एक सेकंड बेटा, ये न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम इससे भी प्रूव कर सकते हैं, बट इसका वेक्टर फॉर्म भी है। इसका वेक्टर फॉर्म क्या कहता है? वेक्टर फॉर्म कहता है v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज v वेक्टर डॉट v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज नथिंग बट v स्क्वायर। सो मैं पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू यू स्क्वायर प्लस 2m a वेक्टर डॉट s वेक्टर। दिस इंप्लाइज m into v square minus m into u square is equal to 2 times f vector dot s vector. This implies work done is equal to half m v square minus half m u square, that is equal to change in kinetic energy. ठीक है, ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम कह रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो। ओके, अच्छा, इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कुछ खास है नहीं। अगर कॉपी नहीं किया तो आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स।
ओके, अब हम प्रूफ करेंगे फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन के लिए ही प्रूफ करते हैं, ज़्यादा 3D में ही प्रूफ कर सकते हैं बट उसमें बहुत मेहनत हो जाएगी। लीनियर मोशन के लिए प्रूफ करते हैं। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, अगर वेरिएबल है तो मैं एक्सेलरेशन को v dv बाय dx लिख सकता हूँ। दिस इंप्लाइज a dx इज इक्वल टू v dv। दिस इंप्लाइज ma dx is equal to mv dv. This implies f dx is equal to m times v dv. इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से x तक और इसको इंटीग्रेट कर देंगे u से v तक, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू m टाइम्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए भी प्रूफ हो गया यूजिंग दिस इक्वेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाय dx। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसको फटाफट सब लोग। कॉपी हो गया? आई एम गिविंग यू 10 seconds मोर। 1 2 3 6। ओके, अब हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले तो पता है कि एक ऑब्जेक्ट के लिए था वर्क एनर्जी थ्योरम, फॉर एन ऑब्जेक्ट वर्क डन बाय all the forces acting on the object is equal to change in kinetic energy of the object, है ना। now a system is made of objects, so एक सिस्टम पे के हर ऑब्जेक्ट पे अलग अलग वर्क अगर होता है तो उन सबका सम क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा, और हर एक ऑब्जेक्ट का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो फॉर अ सिस्टम मैं कह सकता हूं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। है ना, है ना, कह सकता हूं कि नहीं, कह सकता हूं। इसलिए इसलिए हम लिखेंगे, सॉरी इसको हम आगे मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं। ये ऑल द फोर्सेस क्या है, ऑल द फोर्सेस में मेनली दो तरीके के फोर्सेस हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। अब ये इंटरनल फोर्सेस के भी मैं दो कैटेगरी करता हूं, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत?
यहां तक कॉपी कर लेंगे। अगर किसी को डाउट हो तो रेज योर हैंड। ओके, तो हम लोगों ने ये जो इक्वेशन लिखी है, इसमें मैं इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स को आरएचएस में लेके जा रहा हूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने इसको डिफाइन कर दिया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की तरह। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। हालांकि इसमें भी एक टर्म और बाद में ऐड करूंगा मैं, बट ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। अभी हम इसको और इसके स्पेशल केसेस देखेंगे। तो हम कहेंगे इफ वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास बन जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो ये एक इक्वेशन बन जाती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कुछ खास नहीं है, बट फिर भी हम लोग डायरेक्टली इन सारे फॉर्म्स का यूज करते हैं, इसलिए बस मैं मेंशन करता जा रहा हूं। ओके, अब मैं बोलूंगा इफ सिस्टम इज यूनिवर्स, इफ सिस्टम इज यूनिवर्स, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो बचा नहीं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। एंड इफ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स does any work, then ये भी जीरो, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। दैट इज के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है कि नहीं है? अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है और आपने सिस्टम को यूनिवर्स ले लिया, अगर मैंने सिस्टम को यूनिवर्स ले लिया, मतलब दुनिया में जो कुछ भी है, यूनिवर्स में जो कुछ भी है, सब मेरे सिस्टम के अंदर है, तो एक्सटर्नल तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो ही है, तो एक्सटर्नल वर्क भी नहीं होगा, एक्सटर्नल वर्क भी जीरो हो गया। ऐसे में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर जीरो हो जाए तो टोटल, मतलब ये वाला पार्ट भी जीरो हो गया, ये वाला पार्ट भी जीरो हो गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। हाँ या ना?
मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो, मतलब टोटल चेंज जीरो, मतलब इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी इक्वल। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। आप यहां पे भी बोल सकते थे अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए प्लस, अगर ये दोनों जीरो हो जाए, जरूरी नहीं सिस्टम को यूनिवर्स लेने के बाद ही हो, अगर ये दोनों कभी भी जीरो हो जाए, दोनों का सम कभी भी जीरो हो जाए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो एक छोटा सा बात और समझो, अगर if inertial frame, sorry, if reference frame is non inertial, then हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है उसमें? वर्क एनर्जी थ्योरम का जो ये वाला फॉर्म था ना, इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। इस फॉर्म में क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। या यहीं पर, यहीं पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय ऑल में एक्सटर्नल और इंटरनल के अलावा एक स्यूडो फोर्स भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर रेफरेंस में नॉन इनर्शियल हो तो आपको स्यूडो फोर्स का वर्क डन भी पिक्चर में लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बता दो। बेसिकली स्यूडो फोर्स विल बी योर अनदर एक्सटर्नल फोर्स। किसने लगाया पता नहीं, तो सिस्टम के बाहर से लगेगा ना। इवन इफ द यूनिवर्स, इवन इफ द सिस्टम इज होल यूनिवर्स, अगर आपने पूरे के पूरे यूनिवर्स को भी सिस्टम मान रखा है, तब भी स्यूडो फोर्स तो कहीं और से ही लग रहा है, तब भी वो एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा एक तरीके से, है ना। चलो, ये सबको क्लियर है? वर्क एनर्जी थ्योरम के अलग अलग फॉर्म सबको क्लियर है? ओके, ये एक एग्जांपल है, ट्राई करेंगे सब लोग। क्वेश्चन कॉपी हो गया?
जल्दी जल्दी ट्राई करिए सब लोग, आंसर बताइए मेरे को। नहीं हुआ? अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट का टॉपिक आपका वो होगा, क्या क्या नाम है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, हाँ, क्या था क्वेश्चन, ये है, कह रहा है कि वन एंड ऑफ अ वर्टिकल, देखिए बेटा, आपको सिर्फ टेक्स्ट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं एग्जाम में, इसलिए टेक्स्ट से डायग्राम तक पहुंचना भी अपने आप में सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ डायग्राम बना के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में नहीं मिलेंगे। तो क्या बोल रहा है, वन एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, वन एंड है, ठीक है, इज फिक्स टू द रूफ while a block of mass m is attached to the other end। ठीक है, तो मतलब एक एंड रूफ में लगा हुआ है और एक एंड ब्लॉक पे लगा हुआ है, वर्टिकल स्प्रिंग है, कुछ ऐसा सिस्टम होगा, है ना। इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड व्हेन द स्प्रिंग वाज एट इट्स नेचुरल लेंथ, मतलब ये लेंथ जो है अभी, ये एल नॉट है, यहां से हमने ब्लॉक को रिलीज कर दिया। व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ये पूछा गया, मतलब ये ब्लॉक, ये स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आएगा, मतलब ये मैक्सिमम एक्स कहाँ तक ये स्प्रिंग एक्सटेंड होके जाएगी। मान लेते हैं ब्लॉक यहाँ पहुंचता है, तो क्वेश्चन क्लियर है, सॉल्यूशन तो बाद में क्लियर होगा, पहले क्वेश्चन तो क्लियर है। इसका मास आपको m दे रखा है, क्लियर है क्वेश्चन, ओके। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपको इक्विलिब्रियम नहीं निकालना है। नोट करने लायक बात क्या है, ऐसे में दो क्वेश्चन बनते हैं, एक इक्विलिब्रियम बनाने का, निकालने का, और एक मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने का। नोट करने लायक बात क्या है, वी डू नॉट नीड टू, वी डू नॉट, we don't have to find
इक्विलिब्रियम पोजीशन। बट क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूं, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एक्सटेंशन निकाल चुका हूं, तो लेट्स फाइंड इट। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, आपका जो mg है दैट विल बी इक्वल टू kx, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू mg बाय k होगा। ये तो सिंपल सी बात है ना। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, mg इज इक्वल टू kx होता है, मतलब नीचे इस पे mg फोर्स लग रहा होगा, उसको kx फोर्स बैलेंस करेगा। तो इक्विलिब्रियम पे x इज इक्वल टू mg बाय k है, ये मुझे मालूम है। लेकिन इस केस में मुझे इक्विलिब्रियम नहीं निकालना, मुझे निकालना है मैक्सिमम एक्सटेंशन। क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए क्या करना होगा, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन खास चीज क्या है, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, हाँ या ना, क्योंकि वहां से वापस ऊपर आना ना। मैक्सिमम एक्सटेंशन का क्या होगा, वापस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है बेटा, तो ऐसे में अगर हम यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को जीरो माने, यहाँ पर इनिशियली भी ड्रॉप किया गया तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो ही है। मैंने बोल दिया लेट से यही आपका रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक, अब मैं लिखूंगा, दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले लूंगा सिस्टम को स्प्रिंग प्लस ब्लॉक, और दूसरे केस में मैं सिस्टम लूंगा स्प्रिंग प्लस ब्लॉक प्लस अर्थ। देखो आप सिर्फ ब्लॉक को भी सिस्टम ले सकते थे, पर उसके उसमें क्या आपको स्प्रिंग का वर्क लिखना पड़ेगा, और स्प्रिंग का वर्क से ज्यादा आसान पड़ता है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए मैं स्प्रिंग को हमेशा सिस्टम के अंदर लेने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो सिस्टम है आपका स्प्रिंग प्लस ब्लॉक पहले केस में। तो स्प्रिंग प्लस ब्लॉक के लिए क्या करूंगा, मैं बोलूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह कोई यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे एब्सेंट है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा, सिर्फ स्प्रिंग और ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वही इंटरनल है, बाकी सारे फोर्सेस एक्सटर्नल है। तो स्प्रिंग को इसके ऊपर जो mg फोर्स लग रहा है ना, ये बेसिकली एक्सटर्नल है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में क्या हो जाएगा, mg इंटू एक्स। समझ में आई बात, mg फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mg एक्स आपका क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया। दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, क्योंकि पहले भी रेस्ट पे था, फाइनली भी रेस्ट पर है, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2mg बाय के। एक्स इज इक्वल टू जीरो भी आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहां से ड्रॉप किया तो वो तो हमेशा सोल्यूशन रहेगा ही रहेगा। एक्स इज इक्वल टू 2mg बाय के दूसरा सोल्यूशन है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? अगर मैं इसी क्वेश्चन को ब्लॉक प्लस अर्थ प्लस स्प्रिंग तीनों को सिस्टम ले लेता, तीनों को मिला के अगर मैं सिस्टम ले लूं, तो मैं क्या कहूंगा, देखिए। तो उस केस में मैं कहूंगा कि आपका सिस्टम में स्प्रिंग भी है, ब्लॉक भी है और अर्थ भी है, इसलिए आपका mg भी इंटरनल फोर्स है, आपका स्प्रिंग का फोर्स भी इंटरनल फोर्स है। ठीक है, ये दोनों ही फोर्सेस आपके इंटरनल फोर्सेस हैं। हम इन दोनों को इंटरनल फोर्सेस लेते हुए सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। हम बोलेंगे क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स बचा ही नहीं है, ना तो कोई एक्सटर्नल वर्क है ना कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव वर्क है, इसलिए k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। डायरेक्टली मैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, ना कोई सूडो फोर्स वर्क कर रहा है, और ना ही कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, जीरो। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ध्यान दीजिएगा बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दो दो लिखनी पड़ेगी, एक ग्रेविटी की वजह से और एक स्प्रिंग की वजह से। समझ में आया? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मैंने जीरो मान रखी है, प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी इनिशियली जीरो ही है, क्योंकि स्प्रिंग अनएक्सटेंडेड है, इज इक्वल टू के फाइनल, फाइनली रेस्ट पे आ जाता है, इसलिए वहां पर भी जीरो, फाइनली यहां से टर्न कर रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्योंकि जीरो है, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, प्लस यू फाइनल, यू फाइनल में जो कारनामे सो कारनामे है, यू फाइनल में क्या हो जाएगा,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक्स हाइट नीचे चला गया, ध्यान दीजिएगा बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, एक्स हाइट नीचे चला गया तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एक्स, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां से भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 mg/k। ठीक है, समझ में आई बात? अब ध्यान देने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात, ये तो है ही कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, एक और इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि वो इस इक्विलिब्रियम से डबल है। स्प्रिंग के केस में आप हमेशा देखोगे ये चीज, वर्टिकल स्प्रिंग में खासतौर से, अगर या हॉरिजॉन्टल में भी देखोगे, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे mg कांस्टेंट है, तो उस केस में आप देखोगे हमेशा कि जो इक्विलिब्रियम होगा उसके एक तरफ आप जहां पर रेस्ट से छोड़ोगे, दूसरी तरफ उतनी ही दूर पे जाके वापस से रेस्ट पर आएगा। जैसे यहाँ पर इक्विलिब्रियम एक्स पे था, आप उससे उसकी जगह 0 पे छोड़ दिए, ध्यान दीजिए, मैं कहाँ लिखूं, पूरा पेज तो भर गया, ध्यान दीजिए, ये नेचुरल लेंथ थी L0, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, इसको मैं कह दे रहा हूं x0। x0 कितना है, mg/k। हमने ब्लॉक को यहां से छोड़ा, तो इक्विलिब्रियम से x0 हाइट ऊपर से छोड़ा है, तो ये इक्विलिब्रियम से x0 हाइट नीचे तक जाएगा, इसलिए मैक्स जो एक्सटेंशन x हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2x0, दैट इज इक्वल टू 2mg/k। देखिए ये रिजल्ट है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है, इट्स जस्ट अ रिजल्ट जिसको यूज करोगे अगर सही से सही टाइम पर सही तरीके से, तो कई बार आपने कैलकुलेशन बचा सकते हो, इसलिए इसका यूज करते हैं, और कोई कारण नहीं है इसको यूज करने का। ठीक है, अदरवाइज थ्योरी तो यही है, इसको कॉपी कर लेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, मैंने 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, सिस्टम को अलग अलग मानते हुए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब हम लोग सिस्टम, हमारे सिस्टम के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स सब कुछ डिफाइन होता है। अगर आप सिस्टम पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा वीक रह जाएगा। हाँ, हम अक्सर सिस्टम को यूनिवर्स लेते हैं, जैसे जो मैंने सेकंड केस जो आया दिखाया है आपका, ये वाला जो सेकंड केस है, सेकंड वाला केस जो है, उस सेकंड केस में आप देखिए आपका जो सिस्टम है वो मैंने स्प्रिंग प्लस ब्लॉक प्लस अर्थ ले लिया। बेसिकली मैं यूनिवर्स को भी ले लूंगा तो और तो कुछ है ही नहीं ना हमारे क्वेश्चन में, इतना ही तो है, स्प्रिंग ब्लॉक और अर्थ के अलावा तो कोई और फोर्स लगा ही नहीं रहा, तो पूरे यूनिवर्स को भी ले लूंगा तो यही की इक्वेशन बनेगी। तो हम अक्सर इस वजह से यूनिवर्स को सिस्टम लेके काम करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये वाला पोर्शन अगर क्लियर हो गया तो सेकंड पेज वाला एक बार मैं वापस बता दूंगा कि आपका x इज इक्वल टू mg/k इक्विलिब्रियम था। ये मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं कि इक्विलिब्रियम से क्योंकि आपने x0 हाइट ऊपर फेंक छोड़ा था, इसलिए दूसरी तरफ x0 हाइट नीचे जाकर रुकेगा। यहां पर रेस्ट पे था तो दोबारा से यहां पर रेस्ट पर आएगा आपका ब्लॉक। इसमें कोई एक, मैं आपको एक वो नहीं दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस रिजल्ट बता रहा हूँ। इसकी कंडीशन क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल हो जाएगा तो ये ऐसा कुछ भी, ये चीज ट्रू नहीं होगी। यहाँ पे आपका जो एक्सटर्नल फोर्स mg था, स्प्रिंग के अलावा जो एक्सटर्नल फोर्स था, वो जो mg था वो कांस्टेंट है, इसलिए हमने देखा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना ऊपर से आपने छोड़ा था उस उतना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे ये चला गया। स्प्रिंग के केस में ये अक्सर ट्रू रहता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। अक्सर नहीं, हमेशा ही ट्रू रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, क्वेश्चन फास्ट करने में आसानी होती है। नहीं तो क्या होता है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर भी लोगे तो बहुत टाइम लग जाता है कई क्वेश्चंस में। कई क्वेश्चंस में हम इसका डायरेक्टली यूज करेंगे। ये वाला कॉपी हो गया है? नहीं हुआ है तो टाइप कर दो यहाँ पे, मैं वेट कर लूंगा, नहीं तो मैं 5 सेकंड में हटा रहा हूँ। इसको फटाक से कॉपी करो। ओके, अगला एग्जांपल ये वाला ट्राई करेंगे।
कॉपी हुआ, सॉरी सॉल्व हुआ। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिस्टम ले ले रहा हूं यूनिवर्स को, ताकि मेरे को एक्सटर्नल फोर्स के बारे में अलग से चिंता करने की जरूरत ना हो, मेरे सारे फोर्सेस इंटरनली हो जाए। ठीक है, तो अब इस ब्लॉक पर जब ये आगे जा रहा होगा, इस ब्लॉक का मास आपको नहीं गिवन है क्या? इसको ब्लॉक का मास आपको m एज्यूम करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस ब्लॉक का मास m है, तो इस पे नीचे फोर्स लगेगा mg, ऊपर फोर्स लगेगा नॉर्मल, दैट विल बैलेंस mg, और क्योंकि उधर जा रहा है इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ f, दिस f विल बी इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू mg। क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला होता है म्यू इनटू नॉर्मल, उससे हमारे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ब्लॉक जो है उधर वेलोसिटी u से गया है, और थोड़ी देर बाद इस स्प्रिंग को दबाते हुए ब्लॉक मान लेते हैं यहां कहीं तक पहुंच जाता है। लेट्स से स्प्रिंग में कंप्रेशन आता है x का। ठीक है, तो हम बोलेंगे सिस्टम मेरा यूनिवर्स है, तो मेरे पास सीधा सा इक्वेशन है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इंप्लाइज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन कितना फोर्स लगेगा, कितना वर्क करेगा? माइनस म्यू mg इंटू, ये लेंथ आपको क्वेश्चन में कैपिटल L गिवन है, ये डिस्टेंस कैपिटल L गिवन है, माइनस म्यू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? L प्लस एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो यहीं कहीं पूछ लो मेरे से। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे माइनस म्यू mg, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है L आगे तक स्प्रिंग तक पहुंचने तक, और उसका कंप्रेशन स्प्रिंग में x, तो L प्लस एक्स। दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? फाइनली तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे 0 होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रेस्ट पे रहेगा, माइनस इनिशियल हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा नहीं क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रही है, बट स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में u निकालना है और कुछ नहीं निकालना, तो हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू mg x प्लस म्यू mg l। ठीक है, इसका मतलब u आपका निकल आएगा, लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा लेकिन आ जाएगा, है ना? समझ में आई बात? नहीं समझ में आया है तो उससे पूछ लो, ये हाफ के एक्स स्क्वायर, ये एल एक्स स्क्वायर नहीं के एक्स स्क्वायर है। देखो बहुत सीधी सी बात है, हमने सिस्टम को ले लिया है यूनिवर्स, इसलिए कोई एक्सटर्नल फोर्स बचा नहीं, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि यूनिवर्स है, सारे फोर्स ही नॉन कंजर्वेटिव, सारे फोर्स ही इंटरनल है, इसलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के आगे इंटरनल लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधी सीधी बात होगी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन कितना है? म्यू इंटू नॉर्मल, दैट इज म्यू इंटू mg, और किधर लग रहा है? पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज L स्प्रिंग तक पहुंचने का, और x स्प्रिंग में कंप्रेशन, माइनस म्यू mg इंटू एल प्लस एक्स, इतना फ्रिक्शन वर्क करेगा इस ब्लॉक पर, तो माइनस म्यू mg इंटू एल प्लस एक्स इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनली तो रेस्ट पे, मैक्सिमम कंप्रेशन पे तो रेस्ट पे रहेगा, वहां से वापस लौटेगा, है ना? तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे रेस्ट पर है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और इनिशियल कितनी थी? u वेलोसिटी था, तो हाफ m u स्क्वायर, तो दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस हाफ m u स्क्वायर।
एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में दो पार्ट आते हैं हमारे, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है, हम लोग सिर्फ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिखेंगे। स्प्रिंग इनिशियली अनकम्प्रेस्ड था, नेचुरल लेंथ पे था, फाइनली एक्स का कंप्रेशन आ गया, तो फाइनल स्प्रिंग एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, और इनिशियली क्योंकि कोई कंप्रेशन नहीं था, नेचुरल लेंथ था, इसलिए इनिशियल एनर्जी इज 0। सो दिस इज योर इक्वेशन। अब इसमें से हमें u निकालना है, तो हमने बोला हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्स प्लस म्यू एम जी एल। इसका यूज करके आप आराम से u निकाल सकते हो, क्योंकि u तो एक ही जगह आ रहा है, यू स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, किसी को डाउट हो तो बता दो। कॉपीड? किसी को डाउट हो किसी स्टेटमेंट में तो फिर से पूछ सकते हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास अगला एग्जांपल है, जिसमें हमें दिया गया है कि इन द गिवन डायग्राम बोथ ब्लॉक्स हैव मास m, ब्लॉक A इज प्रेस्ड डाउनवर्ड्स एंड रिलीज्ड। दोनों ब्लॉक्स का मास आपको m दे रखा है। थोड़ा इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन डायग्राम बोथ ब्लॉक्स हैव सेम मास m एंड m, तो दोनों का मास लिख देता हूं m m। ब्लॉक A इज प्रेस्ड डाउनवर्ड्स एंड रिलीज्ड। ब्लॉक A को हमने नीचे की तरफ दबाया और छोड़ दिया। बोला है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K, स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया K, so that B is able to leave the contact from the ground at least for a moment। देखिए थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैंने इस ए को दबाया नीचे की तरफ और छोड़ा, तो छोड़ा तो क्या हुआ, जब ए वापस ऊपर गया ना, तो थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट ब्लॉक बी ने कांटेक्ट ग्राउंड के साथ छोड़ दिया। मतलब कि यहां पर आपको नॉर्मल फोर्स 0 करना है। समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं, बोलो ना। तो यहां पर आपको नॉर्मल फोर्स एटलीस्ट फॉर अ मोमेंट 0 करना है। मतलब ध्यान दीजिए, मैंने इसको दबाया था, देखिए क्या, जब मैं इसको इनिशियली यहां ही छोड़ दूंगा तो ये नेचुरल लेंथ पे रहेगा कि स्प्रिंग पहले से दबा हुआ है? इस पोजीशन पे स्प्रिंग पहले से थोड़ा कंप्रेस्ड है या नेचुरल लेंथ पे, पहले तो मुझे ये बताओ। कंप्रेस्ड है या नहीं है? यस सर, नो सर में कंप्रेस्ड है। ओके, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम में है ना। तो बेसिकली यहां पर कहीं पर इसका नेचुरल लेंथ ये इक्विलिब्रियम है ना बेटा?
हाँ या ना? ये आपका, इसको मैंने कह दिया एक्स नॉट, ठीक है। एक्स नॉट बता सकता है कोई मुझे? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं कि सर एक्स नॉट तो आपका एम जी बाय के होगा, हाँ या ना? क्योंकि के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा तो स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाएगा के एक्स नॉट, और वो एम जी को बैलेंस करेगा, है ना? अब यार सारी चीजें मैं बार बार करूंगा तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोला। ये समझ में नहीं आया हो तो बता दो मेरे को। ओके, दिस इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, अब मैंने इसको फर्दर दबाया है, लेट्स से एक्स वन से, जो टोटल कंप्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, है ना? हाँ या ना? टोटल कंप्रेशन एक्स है, मुझे ये एक्स ही निकालना है, मुझे एक्स वन नहीं निकालना है, ध्यान दीजिएगा। नीड टू फाइंड एक्स नॉट एक्स वन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पूछा क्या गया क्वेश्चन में, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना? अब बोला है कि x1 से तक मैंने ब्लॉक को दबा दिया, मतलब स्प्रिंग को दबा दिया, तो स्प्रिंग में टोटल कंप्रेशन कितना हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स वन। और हम चाहते ये कि जब इसे छोड़ें तो जब ये ऊपर जाए तो इस ब्लॉक बी को भी उठा दे थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट एक मोमेंट के लिए उठा दे, है ना? तो उसके लिए चाहते हैं कि ब्लॉक यहां कहीं पहुंचे, इसकी नेचुरल लेंथ से x2 ऊपर। उस वक्त स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हो जाएगा x2, तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा कितना, kx2। सो फॉर criteria of question to meet, this kx2 must be greater than or equal to mg, और at limiting condition, हमें तो लिमिटिंग कंडीशन निकालनी है ना, kx2 इज इक्वल टू mg, हमें तभी तो नॉर्मल फोर्स जीरो होगा, हाँ या ना? अगर स्प्रिंग mg के बराबर फोर्स लगा देगा तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, कांटेक्ट एक सेकंड के लिए, एक मोमेंट के लिए टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये वाला पोर्शन क्लियर है कि नहीं, पहले मुझे ये बता दो। ये वाला पोर्शन क्लियर है कि नहीं, मुझे बस इतना बता दो पहले। अगर हम चाहते हैं कि ब्लॉक बी कांटेक्ट तोड़े, उसके लिए नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब कि kx2 को mg बैलेंस करना पड़ेगा, है ना? तो ओके भैया, इतना तो अपने पास क्लियर है। अब इसके बाद मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं पूरी एनर्जी की इक्वेशन लिखूं या मैं डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करूं। तो मैं पूरी इक्वेशन एनर्जी की यूज करता हूं, यहां पर सिचुएशन 1 में और यहां पर सिचुएशन 2 के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा। मैं बोलूंगा सिस्टम इज इक्वल टू यूनिवर्स, फिर बोलूंगा, क्योंकि सिस्टम यूनिवर्स है, मैंने बोला कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, तो मैं बोलूंगा यू इनिशियल या u1 प्लस k1 इज इक्वल टू u2 प्लस k2। मैंने इसके लिए इसी पोजीशन पर, अच्छा इक्विलिब्रियम नेचुरल पोजीशन पे मैंने क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया है। यहीं पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, यहीं पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो मैं लिखूंगा u1 कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशन वाला हो जाएगा माइनस एम जी एक्स नॉट प्लस एक्स वन, u1 हो जाएगा। एक मिनट, u1 कितना है माइनस एम जी, u1 तो हो गया माइनस एम जी एक्स नॉट प्लस एक्स वन, प्लस k1 कितना है, यहां से तो रिलीज ही किया है, इस पोजीशन से तो पोजीशन 1 से तो रिलीज ही किया है ना बस, हाँ है ना? तो k1 कितना हो जाएगा, जीरो।
अच्छा नहीं, U1 में सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी लिखेंगे, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी तो लिखेंगे, प्लस हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना है, एक्स नॉट प्लस एक्स वन, प्लस काइनेटिक एनर्जी K1 है 0, इज इक्वल टू U2 कितना हो जाएगा, U2 मतलब हम यहाँ से x2 हाइट पर है नेचुरल लेंथ से, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगी mg x2 प्लस हाफ के x2 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? आपको x नॉट पता है, आपको x2 पता है, आप x1 इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, बट ये अपने आप में एक लंबा चौड़ा झमेला हो गया। ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा, समझिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना नीचे छोड़ोगे उतना ही तो ऊपर तक जाएगा, हाँ या ना? थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं? फटाफट बोलो, रिप्लाई करो। क्या पढ़ा था? इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये वाला केस ध्यान है, देखो ये वाला केस, इक्विलिब्रियम से जितना नीचे छोड़ा, जितना ऊपर छोड़ा उतना नीचे गया, मतलब जितना नीचे छोड़ोगे उतना ही ऊपर भी जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना? तो हमने बोला यहां पर, इसका मतलब सीधे हो गया कि x1 इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस x2, दैट इज इक्वल टू, अब x नॉट कितना है mg/k, x2 कितना है वो भी है mg/k, सो दैट इज इक्वल टू 2mg/k। देयरफॉर x इज इक्वल टू, निकालना क्या, तो ध्यान रखना है, वी नीड टू फाइंड x नॉट x1, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस x1 दैट इज इक्वल टू 3mg/k। ये आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया है तो बता दो, आ गया है तो क्लास को अभी खत्म करेंगे, ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, वर्क पावर एनर्जी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, अभी के लिए क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। इन शॉर्ट में एक बार और बता देता हूं, ध्यान दीजिए। इक्विलिब्रियम निकाला, फिर बोला कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना चाहिए होगा सच दैट kx2 इज इक्वल टू mg हो जाए, तभी तो नॉर्मल फोर्स 0 होगा। इक्विलिब्रियम निकाल लिया, मैक्सिमम एक्सटेंशन निकाल लिया, तो हमें इक्विलिब्रियम से इसके बीच में डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है x नॉट प्लस x2, हमें उतना ही इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, और टोटल कंप्रेशन कितना हो जाएगा, x नॉट प्लस दिस डिस्टेंस दैट इज x नॉट प्लस x2 दैट इज 3mg/k। मासेस अगर अलग अलग होंगे तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों मासेस इक्वल थे इसलिए आंसर आया है। ठीक है, कल के टेस्ट का टॉपिक है आपका सर्कुलर मोशन। ओके, अभी के लिए क्लास ओवर है, नेक्स्ट टेस्ट सर्कुलर मोशन का होगा, उसके अगले टेस्ट में मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन तीनों का कंबाइन ले लूंगा, उसके अगले टेस्ट से मैं वर्क पावर एनर्जी ले लूंगा। ठीक है, अभी क्लास ओवर है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।
यार एक तो ना इस बंदे ने पता है क्या किया है यार, ये कौन बनाता है यार, मतलब चलो प्रूफ तो रॉन्ग बना दिया यार, ये कोई फोटो है यार, ये कोई मैसेज हुआ ना, मैंने अनम्यूट कर रखा, म्यूट कर रखा। अब साला मतलब लगता है नेगेटिव मैसेज भेज रहे हो यार। अबे कुछ बाकी खाली कैसे से लगाऊंगा, कुछ तो है नहीं मेरे पास। हम्म। हेलो एवरीवन, कैन यू गाइस हियर मी? गुड इवनिंग Yes, सर। sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या कर रहे हो? सर क्या कर रहे हो सब लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है? हाफ ईयरली आ रही ना आप लोगों की? हाँ सर। अच्छा, अपन लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर लिया था ना? ये सर आप बोले थे आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सम हाँ, कुछ करेंगे, सम्स कराएंगे है ना, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स कराएंगे। देखो, मैं अपनी तरफ से न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप प्लीज़ वो डाउट्स मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है? अब ठीक ओके है सर। ठीक है सर। सर वो एसी जनरेटर वाला पढ़े थे आप? एसी जनरेटर वाला क्या बोला था मैं? सर लिख के भेज देना। हाँ, वो तो मैंने बोला था लिख के मुझे भेज दिएगा ना, कैसे कैसे बनाया, उसका वर्किंग सर वगैरह। भेज दिए थे सर, हाँ। एक हफ्ता पहले। क्या? एक हफ्ता पहले बोले थे आप सर। हाँ, तो भेजा था ना, वो तो कर दिए थे ना आप लोग, तो उसमें क्या हो गया? यस सर। सर ठीक था ना? हाँ ठीक था, आप लोगों ने आंसर ठीक ही लिखा था, लेकिन यार ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, पैराग्राफ की वजह की जगह अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे, आपको भी आसान पड़ेगा, चेक करने वाले को भी आसान पड़ेगा, और मार्क्स भी इजीली मिलेंगे। पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में लिखना सीखे चीज़ों को, ठीक है? ये हुआ। सर बट हम लोग अगर पैराग्राफ में लिखते हैं ना, तभी हम लोग को मैम बोलती है कि अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो एसएसटी में मतलब पॉइंट्स में लिखते हैं, इसमें पैराग्राफ बना के लिखेंगे सर तो वो ज्यादा ऐसे भी ठीक। सर सीबीएसई हाँ दिया है वो वाला अच्छा, सर एशियाड। पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स भी मिलेगा सर, पॉइंट वाइज। पैराग्राफ में लिखने में मार्क्स, पैराग्राफ में समझ में तो आता नहीं कुछ भी। चलो ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। ठीक है, जैसा भी है, अब जो भी है आपके, अब अगर आपकी टीचर ये कह रही है कि बोर्ड में मार्क्स पैराग्राफ लिखने में मिलता, तो पैराग्राफ में लिखिए, और क्या। चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग शुरू कर लेते हैं पहले तो अपन। ओहो।